नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय है वह इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के संबंध में है और वह महत्वपूर्ण स्रोत है यात्रा और यात्रा वृत्तांत। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन काल से बहुत सारे हमारे देश में पर्यटक आते रहे हैं, बहुत सारे यात्री आते रहे हैं और उन्होंने हमारे देश के इतिहास के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में, यहाँ की राजनीतिक दशा के संबंध में, यहाँ की सांस्कृतिक दशा के संबंध में, यहाँ के धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में बहुत सारा विवरण छोड़ा है, जिससे भारत की एक छवि दुनिया के देशों में बनती है। तो वो छवि किस प्रकार की बनती है, कैसे बनती है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा पर्यटन क्या है, पर्यटन के बारे में बातचीत करेंगे, उसके महत्व के बारे में बातचीत करेंगे। मित्रों, आपने ख्वाजा मीर दर्द का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शेर है, वो आपने अवश्य ही सुना होगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी कि दुनिया की सैर करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और साथ ही साथ अगर ज़िंदगी मिलती भी है तो उसमें भी सैर करने लायक ज़िंदगी जो नौजवानी होती है, जब शरीर में ताकत होती है तो बहुत ही कम होती है। मित्रों, संत ऑगस्टाइन ने ठीक ही कहा है कि द वर्ल्ड is a book and those who don't travel read only one page। यानी कि ये जो संसार है ये एक पुस्तक है और जो लोग जो है यात्रा नहीं करते हैं वो केवल एक ही पन्ना पढ़ते हैं, इस किताब का, संसार रूपी पुस्तक का एक ही पन्ना पढ़ते हैं। मित्रों, ट्रेवलॉग्स जो है वो क्या होते हैं, वो यात्रा वृत्तांत होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। तो जो यात्री हैं वो अपने यात्रा के संबंध में जो विवरण लिखते हैं, जो कुछ वो देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसके बारे में जो कुछ भी लिखते हैं वो यात्रा विवरण होता है। मित्रों, संस्कृत में एक कहावत है कि यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धि तैल बिंदु रिवाम्भसी। अर्थात कि भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण करने वाले तथा विद्वानों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह से बढ़ती है जैसे तेल की एक बूंद पानी में फैलती है। हमारा पूरा साहित्य अगर हम देखें, भारत का जो प्राचीन काल का पूरा साहित्य है, वैदिक काल से ही लेकर के आगे तक का पूरा साहित्य पर्यटन के संबंध में बहुत सारी जानकारी हमें देता है। आप कालिदास को पढ़ें, चाहे आप बाणभट्ट को पढ़ें, आप चाहे आधुनिक काल में राहुल सांकृत्यायन को पढ़ें, तो इन सब का जो साहित्य है वो एक तरह से यात्राओं और पर्यटन का चलचित्र है जो हमारे समक्ष एक बहुत अच्छी तस्वीर हमारे देश की प्रस्तुत करता है। दुनिया भर में पर्यटन के सहस्रों आकर्षण हैं। मित्रों, मनुष्य पर्यटन क्यों करता है? मनुष्य पर्यटन क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है और कौतूहल होती है, बहुत सारी बातें जानने का कौतूहल होता है, बहुत सारी बातें जानने की जिज्ञासा होती है। और इतिहास के क्षेत्र में जहाँ तक पर्यटन का प्रश्न है, तो इतिहास के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक पर्यटन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे आकर्षण होते हैं जिनके प्रति कोई पर्यटक आकर्षित होता है और दुनिया भर का वो भ्रमण करता है। ऐसे बहुत सारे पर्यटक हमारे यहाँ भारत में आए और उन्होंने यहाँ के विभिन्न नगरों का, गांवों का की यात्रा की और उसके बाद आगे चल कर के बहुत अच्छा विवरण हमारे लिए छोड़ा। आप देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में भ्रमण की महिमा का बखान किया गया है और कहा गया चरय वेति चरय वेति, चरय वेति चरय वेति, यानी चलते रहो चलते रहो।
ऐसा क्यों कहा गया है चलते रहो? इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मनुष्य एक जगह ठहर जाएगा, कहते हैं कि कठोर परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको तरह तरह की संपदा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो एक जगह निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति होता है उसको विद्वान लोग जो है तुच्छ मानते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि अगर तुम चलते रहोगे तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, तुम्हें बहुत कुछ अनुभव होगा और तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में हमारे यहाँ बहुत पहले ही इशारा कर दिया गया था, बहुत पहले ही बता दिया गया था कि पर्यटन जो है वो कितना ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन के बहुत सारे लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि मनुष्य में सहिष्णुता आती है, उसमें उदारता आती है, उसकी बुद्धि व्यापक होती है, वह पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, दूसरे देशों में घूमता है तो वहाँ की उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की, वहाँ की सामाजिक स्थिति की, साथ ही साथ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ का धर्म दर्शन कैसा है, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, रीति रिवाज, तमाम महापुरुषों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। तो अगर आप देखें तो हमारे देश में बहुत सारे यात्री प्रारंभ से ही आए। मेगस्थनीज, पायान, इत्सिंग, बेनसांग, अल्बरूनी, अलमसूदी, मार्को पोलो, बारबोसा, डोमिनिगो पेज, नूनीज, निकोलो कॉन्टी, मनुची, टेबर्नियर, बर्नियर इत्यादि न जाने कितने सैकड़ों नाम हैं जो हमारे देश में आए और आने के बाद उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही प्रामाणिक दस्तावेज हमारे लिए छोड़ा। प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो इतिहास और पर्यटन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इतिहास में हम क्या करते हैं? इतिहास में हम भूतकाल की घटनाओं का लेखा जोखा या विवरण प्रस्तुत करते हैं। समकालीन सभ्यता और संस्कृति का विवरण भी जो है वो हमें यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। समकालीन सभ्यता का मतलब जैसे मान लीजिए मौर्य काल है और मौर्य काल में मेगस्थनीज आया और भी बहुत सारे यूनानी आए, उन्होंने हमारे लिए जो विवरण छोड़ा वो विवरण जो है हम देखते हैं, वो विवरण हम पढ़ते हैं तो उनसे हमें उस काल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, हमारे देश में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी विदेशी जातियां आईं। आप सुनते होंगे कि जिसे हमारे देश में कहते हैं कि पावर ऑफ एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में समाहित कर लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि हमारे देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि थे, उन्होंने गीतांजलि में एक जगह उल्लेख किया है कि हेथाय आर्य, हेथाय अनार्य, हेथाय द्राविड़ चीन, शक हूण दल पठान मुगल, एक देहे होलोलीन। अर्थात बाहर से बहुत सारी जातियां भारत में आईं और एक तरह से यहाँ के आके भारत में आके वो भारत की ही हो गईं, वो अपनी पहचान कायम नहीं रख पाईं। बहुत सारे धर्मों के लोग, मतांतरों के लोग, आचार विचार वाले इस देश में आए और यहाँ पे उन्होंने शरण ली। यहाँ के निवासी तो यहाँ वो निवास करने लगे और यहीं के होकर के रह गए। वो चाहे द्रविड़ हों, चाहे शक हों, चाहे हूण हों, चाहे पठान हों, चाहे मुगल हों, वो देश की जो हमारे एक सांस्कृतिक धारा थी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सके और वो भारतीय हो गए, पूरी तरह से भारत में मिल गए। कहा जाता है कि मुगल बादशाहों के समय में एक पारसियों का दल यहाँ आया था तो मुगल बादशाह ने कहा कि आप यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ के रीति रिवाज वगैरह तो सब अलग हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके देश में ऐसे ही घुल जाएंगे जैसे कि पानी में शक्कर घुल जाती है। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भ्रमण करने के लिए बहुत सारे लोग आए और कुछ तो यहीं रह गए, कुछ लौट के गए। तो लौट के जाने के बाद जो है उन्होंने बहुत अच्छा विवरण हमारे लिए छोड़ा, बहुत बढ़िया विवरण उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, जो कि हम अपने इतिहास को जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़े ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से मित्रों
बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप देखिए कि बहुत सारे, अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया वाज प्रोजेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड ब्रिटिश रूलर्स एज सीन बाय देम। भारत की जो छवि विदेशों में बनी, पहले तो प्राचीन काल से बहुत सारे मध्यकाल तक जो बहुत सारे जो विदेशी आए और लौट करके अपने देशों में गए, उनके द्वारा बनी। फिर आगे चल करके हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासक यहाँ आए, साम्राज्यवादी शासक, जब उन्होंने यहाँ शासन किया और उन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा, यहाँ के इतिहास की, यहाँ की सभ्यता की, उन्होंने खोजबीन की, उसके बारे में उन्होंने दुनिया को बताया, तो दुनिया को बहुत सारी बातें मालूम हुई। मित्रों, भ्रमण की प्रवृत्ति सभ्यता के उषा काल से ही हम परिलक्षित कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता है, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तभी से हम ये देखते हैं कि भारत का संबंध ईरान, इजिप्ट, ईस्टर्न अरेबिया, मेसोपोटामिया इत्यादि के नगरों के साथ था। उनके साथ हमारा जो है नियमित व्यापार होता था और बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी, स्टेटाइट है, लेपिस लाजौली है और भी दूसरे जो है बहुमूल्य मटेरियल्स हैं, तो उनका आदान प्रदान जो है वो होता रहता था। इसी तरह से अगर हम देखें कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में और यहाँ तक कि ईसा से पहले भी हमारे जो भारत के लोगों का संबंध था वो यूनान के साथ था, रोम के साथ था, साथ ही साथ मध्य एशिया के देशों के साथ हमारा संबंध था, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ हमारा संबंध था। और इनके बारे में हमें बहुत सारा उल्लेख मिलता है। जैसे जातक कथाएं हैं, तो जातक कथाओं में हमें कारवां मर्चेंट्स के बारे में और ट्रेड मिशंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और जातक कथाओं में ये लिखा हुआ है कि ट्रेड मिशंस आते थे जिसमें तरह तरह के लोग हुआ करते थे, तो उनसे हमें दूसरे देशों की जानकारी भी मिलती थी और हमें अपने देश की जानकारी तो मिलती ही थी। अब मौर्य काल में अगर हम देखें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि विदेशियों के लिए बाकायदे पासपोर्ट बनता था और उस पासपोर्ट पे उसको एक स्टैंप लगाया जाता था और वो स्टैंप लगाने वाला जो अधिकारी होता था उसको मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। तो अगर आप देखें, इस बात का उल्लेख मेगास्थनीज ने भी किया है। मेगास्थनीज का ये कहना था कि पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर था और 9.5 मील उसकी लंबाई थी और 1.25 मील उसकी चौड़ाई थी। उसमें पाटलिपुत्र नगर में 64 उसने बताया कि गेट थे, दरवाजे थे और 570 जो है वहाँ पे टावर्स थे। साथ ही साथ वो ये कहता है कि नगर के प्रशासन के लिए एक 30 सदस्यों का एक बोर्ड था और 6 सदस्यों की एक कमेटी हुआ करती थी और वो विभिन्न विषयों पे, तो जैसे उसने एक कमेटी कोई इंडस्ट्रियल आर्ट्स की देखभाल करती थी, कोई जो है वो रेवेन्यू वगैरह फिक्स करती थी, कोई, तो उसने जो चौथी कमेटी बताई है, तो चौथी कमेटी फॉरेनर्स की देखभाल करती थी, उनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि किया करती थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मौर्य काल से ही जो पासपोर्ट वगैरह का सिस्टम था वो हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, आगे चल करके हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे और शासकों के समय में, जैसे कनिष्क के समय में जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ। मध्य एशिया के देशों में जो है कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया और इस तरह से बौद्ध धर्म को मौर्यों के समय में भी आप देखें तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को सिलोन भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। मौर्यों के समय में और भी जगहों पे बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे गए, कनिष्क के समय में भेजे गए। तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो कि भारत में जन्मा था वो एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि एक जगह से दूसरी जगह जो यात्री जाते थे, आप देखिए आगे चल के हमारे देश में कई चीनी यात्री आए जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ ग्रहण करने आए थे। फाहियान भारत में आया। फाहियान जो है 400 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहा और उसने बहुत सारे नगरों की वो यहाँ पे यात्रा की। जैसे
बहुत सारे नगर जो आजकल पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय गया, वो पेशावर गया, उसके अलावा उसने मथुरा की यात्रा की, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ और मालवा, और न जाने कितने स्थानों पर वो गया। पाटलिपुत्र में वो कई साल तक रहा, 2-3 साल तक रहा, और उसने बहुत सारा विवरण हमारे लिए छोड़ा है। इसी तरह से वेनसांग के बारे में कौन नहीं जानता। वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक वो भारत में रहा, और उसने एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमारे सामने जो है वो, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हिस्ट्री हो, रिलीजियस कंडीशन हो भारत का, तो सोशल कंडीशन हो, इन सब के बारे में एक बड़ा प्रामाणिक विवरण हमारे सामने उसने छोड़ा है। तमाम लोग, और जैसे ईद सिंह आया, अलबरूनी जिसने तहकीकुल हिंद या किताबुल हिंद के नाम से पुस्तक लिखी, उसने बहुत अच्छा विवरण भारत के बारे में दिया है। बहुत सारी बातें बताई हैं कि हमारी क्या कमजोरियां थी, हमारा मजबूत पक्ष कौन था, ये सब चीजें हमें बताने की कोशिश की है। इसी तरह से दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो चोल, पांड्य, चेर, चालुक्य, पल्लव, इन सब के समय में भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन पूर्व के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, ईस्ट एशिया के देशों में फैला। इन सभी में हम ये देखते हैं कि ये सारे जो राज्य थे, इनमें अधिकांश राज्य जो थे, दे एक्सचेंज एमिसरीज, यानी दूत मंडलों का आदान प्रदान इन्होंने किया विभिन्न विदेशी शासकों के साथ, कभी श्रीलंका के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी किसी अन्य देश के साथ, कभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। तो बहुत सारे लोग जो है, विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो वहाँ हम देखते हैं बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने बड़ा अच्छा विवरण दिया। आप सीवेल की किताब पढ़िए, फॉरगॉटन एम्पायर, तो उसमें उसने इन विदेशी यात्रियों के विवरण का बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन किया है। जैसे निकोलो काउंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिनिगो पेइस, एडवर्डो बारबोसा इत्यादि जो थे, उन्होंने विजयनगर का बड़ा अच्छा विवरण दिया है। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं इब्न बतूता था। अब मुगल्स के समय में और इंग्लिश पीरियड में बहुत सारे यात्री, फादर मॉन्सरेट, राल्फ फिंच, विलियम फिंच, जॉन जॉर्डेन, निकोलस डाउनटन, थॉमस कोरियट, सर थॉमस रो, एडवर्ड ट्रेरी और पीट्रा डेलावेल, डोमिनिगो पेइस, फादर वेंडल, ऐसे मतलब बहुत सारे, मनुची, टेवर्नियर, बैनियर, एक लंबी श्रृंखला है यात्रियों की जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, एक बड़ा अच्छा विवरण छोड़ा। तो मित्रों, आजकल की अगर हम बात करें तो जो हमारी जो सरकारें हैं, हमारी सरकारें भारत को कैसे प्रोजेक्ट करती हैं। हमारी सरकारें कहती हैं कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू इंट्रोड्यूसिंग इंडिया टू फॉरेनर्स। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स, और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब किसी भी सीजन में भारत का भ्रमण किया जा सकता है। भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनका आप जाड़ों में आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहां आप गर्मियों में जा सकते हैं। हर मौसम में भ्रमण करने के लिए यहाँ स्थल है। यहाँ इतने सारे आकर्षण हैं, इतने आकर्षण हैं तो कि जीवन बीत जाए लेकिन जो है सारी चीजें व्यक्ति नहीं देख सकता। मित्रों, पर्यटन और इतिहास एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पर्यटन की जो अवधारणा है वो बिना इतिहास का उल्लेख किए वो अपूर्ण रहती है। इतिहास के अध्ययन में, इतिहास में हम क्या करते हैं, इतिहास में प्राचीन घटनाओं के बारे में जानते हैं। जो कुछ भी घटा है प्राचीन काल में, अच्छा बुरा, उन सब का विवरण जो है हम इतिहास में पाते हैं। और ये सारा विवरण जो है जानने के लिए हमें जो ट्रेवलॉग्स हैं, जो हमारे यात्रा वृत्तांत हैं, वो बहुत मदद करते हैं हमारे। तो हमारा भारत जो है वो अपने प्राचीन वैभव के कारण, अपनी प्राचीन जो संपदा थी उसके कारण शुरू से ही यात्रियों को आकर्षित करता रहा। जैसे हमने अभी बहुत सारे यात्रियों के नाम लिए, बहुत सारे व्यापारियों को आकर्षित करता रहा है। तो अगर आप ये देखें कि भारत के बारे में जानने की जिज्ञासा विश्व को प्रारंभ से ही रही है। मानव सभ्यता के उदय और निरंतर विकास का बोध जो है वो इतिहास के माध्यम से ही
संभव है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर यूरोप में कुछ साहसी नाविकों ने भौगोलिक खोजें नहीं की होती तो क्या आज हम जिस रूप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या उस रूप में हम प्राप्त करते? अगर वास्को डी गामा भारत ना आया होता, अगर कोलंबस अमेरिका न पहुंचा होता, अगर अमेरिगो अमेरिका न पहुंचा होता, अगर मैगेलन फिलीपींस न पहुंचा होता, तो इस तरह से जो तमाम नाविक थे उन्होंने तरह तरह के खतरे उठा के समुद्री मार्गों की खोज की और दुनिया के विभिन्न देशों में गए। तो अगर ये सब न होते तो क्या विश्व का जो औपनिवेशिक इतिहास है वो इतना रोचक हो सकता था? यदि सम्राट अशोक ने अपने राजदूतों को, अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए न भेजा होता विदेशों में, तो क्या बौद्ध धर्म आज एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन पाता? आप देखिए पुनर्जागरण काल में, अभी मैंने कहा जो भौगोलिक खोजें हुई उनके परिणाम स्वरूप दुनिया के बहुत सारे देश एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे को जान पाए, अन्य देशों तक एक दूसरे के बारे में जो जानकारियां थीं वो इन यात्रियों ने अपने ट्रेवलॉग्स के माध्यम से पहुंचाई। धर्म प्रचारक भी जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। बहुत सारी मिशनरीज थी जो एक जगह से दूसरी जगह गई। अब जैसे आप देखें कि यूरोप से बहुत सारी मिशनरीज अफ्रीका के देशों में गई, भारत के देशों में बहुत सारी मिशनरीज आई। यहाँ पे उन्होंने स्कूल वगैरह भी खोले, कॉलेज वॉलेज भी खोले और दोनों समाजों में, भारत के समाज में, इंग्लैंड वगैरह के समाज में एक तरह से जब समागम हुआ तो बहुत सारी नई नई बातें हमें सीखने को मिली। हमारे यहाँ से बहुत सारी बातें उनके यहाँ गई। क्या हम स्वामी विवेकानंद को भूल सकते हैं मित्रों? स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अमेरिका तक पहुंचा दिया। आप उनका भाषण निश्चित रूप से नहीं भूले होंगे जब उन्होंने कहा था कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और कई मिनट तक तालियां बजती रही थी। तो इन सब बातों को कैसे भूला जा सकता है? भारतवर्ष में जितने भी विदेशी यात्री आए उनका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर राजनीतिक नहीं था, किंतु वो भारतीय संस्कृति समाज का अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे। और कुछ लोग जो थे शुरू में कुछ राजदूत के रूप में आए थे, कुछ, लेकिन अधिकांश जो यात्री आए थे पहले वो भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आए थे। और जब वो यहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण विवरण लिखा, भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताई। हालांकि सारे विवरण बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, कुछ में जो है वस्तुनिष्ठता की कमी है, कुछ लोगों ने जो है भारत की अच्छाई नहीं दिखाई दी, कुछ लोगों को बहुत सारी कमियां ही दिखाई दी। और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपने यात्रा के साथ न्याय किया और बहुत सारी बातें हमें बताई। वर्तमान समय में भी आप देखिए इतिहास का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत हुआ है। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, एक देश के खिलाड़ी दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं। अब जैसे अभी देखिए अभी IPL का टूर्नामेंट समाप्त हुआ है तो दुनिया भर के बहुत सारे कई देशों के खिलाड़ी आपस में एक साथ खेले, एक साथ मिले, एक दूसरे को उन्होंने समझा, जाना, एक दूसरे की भाषा, रहन सहन, खान पान, आदतें, तीज त्योहार, इन सब के बारे में इनके माध्यम से जो है उनको जानकारी होती है। तो पर्यटन के विकास ने हमें इतिहास के नज़दीक पहुंचने का एक अवसर दिया है। अब हम पर्यटन के जरिए हम बिना किसी कठिनाई के इतिहास को समझ सकते हैं। प्राचीन काल में जहाँ ये यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी, वहाँ अब यात्राएं उतनी जोखिम भरी नहीं रह गई हैं। अब यात्रा जो होती है वो जोखिम भरी नहीं रह गई है। अब यात्राएं जो हैं वो बहुत आसान हो गई हैं, इजी हो गई हैं, क्योंकि आजकल जो है इतनी सारी सुविधाएं हमारे सामने आ गई हैं। तो मित्रों, हम ये देखते हैं कि जो पर्यटन है, पर्यटन जो है वो जानकारी इकट्ठा करने का, जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जिन चीज़ों का, अगर हम मान लीजिए हम किताब में राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम राजस्थान के रेगिस्तान को अपनी आंखों से जा कर के देखेंगे तब हमें एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि जो देखा हुआ होता है, देखे हुए में और सुने हुए में बहुत अंतर होता है। तो अगर अपनी नज़रों से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों,
बहुत सारी बातें हैं, छोटे से वीडियो में बहुत हर चीज़ का विवरण दे पाना जो है संभव नहीं है। केवल इतना ही मैं कहूँगा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो विदेशी यात्री, जो फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में आए थे, जो भारत में बहुत सारे राजदूतों के रूप में आए, जो एमिसरीज का आदान प्रदान हुआ, जो बहुत सारे व्यापारी आए, बहुत सारे धर्म प्रचारक यहाँ पे आए, तो उन सब लोगों ने भारत के इतिहास के बारे में बड़ा अच्छा विवरण छोड़ा है और हमें अपने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, पुनर्निर्मित करने में उनसे बहुत सहायता मिलती है। और हम जो है केवल अपने मतलब हमारे भारत के बारे में तो हमें जानकारी होती ही है, लेकिन साथ साथ जो है हमें उन दूसरे देशों के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे देश से ही सीख के जाते हैं। उनके यहाँ क्या होता है उसके बारे में भी उनसे लोग यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पे जानते हैं। कुछ चीज़ें वो अपने साथ अवश्य ही लेके आते हैं, जो नई नई बातें हमारे देश में के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि पर्यटन और जो ट्रैवलॉग्स हैं, ट्रैवलॉग्स यानी कि जो यात्रा वृत्तांत हैं, वो इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिहास बिना उनके जो है उनको पढ़े, बिना उनसे विवरण प्राप्त किए इतिहास जो है उसकी जानकारी नहीं हो पाती। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, खास करके जो अमेरिकन्स वगैरह हैं या यूरोपियंस हैं, कुछ लोगों ने तो भारत के बारे में बहुत बुरा भी लिखा है। ऐसा नहीं कि भारत के बारे में सब अच्छा ही अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ जो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे पर्यटक हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन हैं, इनको हम पढ़ें तो अब उनका ये कहना है कि भारत पीछे क्यों रह गया। भारत पीछे इसीलिए रह गया कि उसमें भारत के लोगों में जो है मूवमेंट नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते नहीं थे। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते, बराबर उनमें यात्रा वगैरह की प्रवृत्ति उनमें रही होती, तो निश्चित रूप से जो है भारत बहुत आगे जाता। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। वीडियो बहुत छोटा है, सारी बातें नहीं बता पाया हूँ, फिर भी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।